A very warm welcome everyone. Once again, welcome to the बच्चों की कक्षा क्लासेस. सो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है. तो एज दैट टाइम आई वाज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन एंड यू फेस्ड a lot of the sound issues and the voice issues. सो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देना चाहूंगा शुरू से स्टार्टिंग से सेकंड चैप्टर को, जो मैंने पिछले लेक्चर में कवर किया था. मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है. तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जब मैंने बताया था आपको, दो टर्म्स बताए थे, एक इंटरनेट बताया था और एक थिंग्स बताया था. आईओटी विच इज मेड ऑफ द टू वर्ड्स, दैट इज इंटरनेट एंड द थिंग्स. थिंग्स में हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारे सेंसर्स होते हैं या एक्चुएटर्स होते हैं, जो भी हमारे डिवाइसेज हैं, वो सारे हमारे थिंग्स में आते हैं. और इंटरनेट जो कि हम लोग यूज करते हैं एप्लीकेशंस के लिए, इस्तेमाल करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, तो वो हमारा इंटरनेट हो गया. ठीक है. तो जो उसमें थिंग्स होता था और इंटरनेट होता था, वो दोनों को जो कम्युनिकेशन, दोनों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता है. एक जैसे हम किसी से बात करना चाहते हैं, तो जब हमें किसी से बात करना होता है और उस तक पहुंचना होता है, तो हम किसी अदर पर्सन का हेल्प लेते हैं ताकि उस तक पहुंच सके. ठीक है. तो वो हम लोग एक, या किसी से अगर हम लोग को बात करना रहता है, अपना मैसेज डिलीवर करना रहता है, तो हम लोग क्या उससे कम्युनिकेट करते हैं. तो एक कम्युनिकेशन करने के मेथड से एक यूज करते हैं. तो सेम थिंग क्या होता है कि जब थिंग्स और इंटरनेट के बीच हम लोगों को कम्युनिकेशन बैठाना होता है, या एक डिवाइस और दूसरे डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन बैठाना होता है, तो हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं. और आईओटी में इसे आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का नाम दिया गया है. ये डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के मोड्स हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के बीच डाटा को एक्सचेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. और विद द सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए दो डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन बैठाया जाता है. तो अगर डिफिनेशन लिखना हो हमें आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, तो जो मैंने अभी आपको बताया कि इट इज अ मोड ऑफ द कम्युनिकेशन दैट इंश्योर्स द ऑप्टिमम सिक्योरिटी ऑफ द डाटा बीइंग द एक्सचेंज बिटवीन द आईओटी कनेक्टेड डिवाइसेज. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जो भी डिवाइसेज कनेक्टेड है, उनके बीच कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं, उन्हें ही हम लोग आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं. ठीक है. दो तरह के हमारे पास नेटवर्क आते हैं. ठीक है. एक आईपी नेटवर्क होता है हमारे पास, एक आता है नन आईपी नेटवर्क. आईपी क्या होता है मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है. ठीक है. तो दो तरह के नेटवर्क है हमारे पास, एक आईपी नेटवर्क है, एक नॉन आईपी नेटवर्क है. देखिए, आईपी नेटवर्क हमारा क्या कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, और वो पावर, हाई पावर कंज्यूम करता है और हाई मेमोरी स्पेस लेता है. ठीक है. लेकिन उसका एक एडवांटेज क्या है कि उसका रेंज काफी बड़ा है. रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती आईपी नेटवर्क में. जैसे कि अगर यहाँ से आप अगर पटना में बैठे हैं, तो पटना से बैठे बैठे आप दिल्ली के भी इंफॉर्मेशन या दिल्ली के भी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब इतनी बड़ी लार्ज नेटवर्क होती है आईपी नेटवर्क की. वहीं पे अगर हम नन आईपी नेटवर्क की बात करें, जैसे कि हमारा ब्लूटूथ हो गया, तो वो लेस मेमोरी और लेस पावर लेती है. लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि इसका रेंज लिमिट है. जैसे ब्लूटूथ से अगर डिवाइस कनेक्ट करते हैं, तो अगर आप एक रूम में बैठकर ब्लूटूथ ऑन करते हैं और दूसरे डिवाइस 10 मीटर के रेंज के बियॉन्ड जाती है, तो वो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो जाता है. तो ब्लूटूथ में क्या है हमारा, या नन आईपी नेटवर्क की बात करें या वाईफाई की बात करें, ये सब नन आईपी नेटवर्क है. तो नन आईपी नेटवर्क क्या प्रॉब्लम है कि उनका रेंज जो है वो लिमिटेड है. लेकिन वही आईपी नेटवर्क की बात करें तो उनका रेंज बहुत बड़ा है. लेकिन वही बात करें, आईपी नेटवर्क पावर ज्यादा कंज्यूम करती है, ज्यादा मेमोरी लेती है, वहीं पे नन आईपी नेटवर्क कम मेमोरी और कम पावर इस्तेमाल करती है. देखिए, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मोड है कम्युनिकेशन के अवेलेबल. तो हमें कौन सा मोड उपयोग में लाना चाहिए, कौन सा मोड को अपनाना चाहिए, कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ज्यादा बेटर. तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स है. जैसे कि वैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए जो कि हाई सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करती हो. एक सिंपल सी बात है,
अगर कोई भी चीज हम लोग प्रीफर करते हैं तो हम लोग उससे उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। तो पहली चीज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की सबसे पहली की बेनिफिट क्या है कि वो अच्छी सर्विस और हाई सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। साथ में कि वो रिलायबल होना चाहिए, और जो भी ट्रांसमिशन कर रहा है आईओटी के डिवाइसेस, मतलब आईओटी डाटा का, जैसे जो भी सेंसर से डाटा आ रही है और डाटा को वो किसी अदर डिवाइसेस तक भेज रहा है, तो वो कैसा होना चाहिए, सिक्योर ट्रांसमिशन करना चाहिए। तो पहले फीचर में हम लोग क्या क्या चीजें लिखे पॉइंट आउट करेंगे कि हाई सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, सेकेंड थिंग कि रिलायबल होना चाहिए, और थर्ड थिंग कि सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा करनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसके बारे में क्या बात करेंगे, देखिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज हैं, और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल तो नहीं अपना सकते हैं। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हमें अपनाना चाहिए जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज के लिए इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चिपसेट्स और गेटवेज के लिए वो फ्लेक्सिबल हो प्रोग्राम करने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डिनो है, और तो जब आपने ऑर्डिनो पे आपको कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ी, तो आपने उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया। फिर आपके पास कोई अदर डिवाइसेज आ जाती है, जैसे नोड एमसीयू आ जाती है, तो फिर अगर उस पर आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है तो आप उसको वहां भी इस्तेमाल कर सकें। तो एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को आपको अपनाना है जो कि इजीली प्रोग्रामेबल हो, मतलब फ्लेक्सिबल हो अदर अदर डिवाइसेज के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि ग्लोबल स्केलेबिलिटी। देखिए आईओटी जो टर्म है वो काफी ज्यादा फैल रही है, वर्ल्ड वाइड फैल रही है, हर जगह इस्तेमाल की जा रही है। तो आपको इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि जो भी आप प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक यूनिवर्सल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सके, ठीक है, ताकि इंस्टॉलेशन कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कम किया जा सके। अब देखिए अभी तक क्या जाना हमने कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, ये कम्युनिकेशन के मोड्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी हिंदी लैंग्वेज में बात करते हैं, कभी इशारों से बात करते हैं। तो ये डिफरेंट मोड्स है कम्युनिकेशन के। तो जैसे हम लोग कम्युनिकेशन मोड का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आईओटी भी एक कम्युनिकेशन मोड का इस्तेमाल करती है, और वो भी जो भी डाटा को एक्सचेंज करती है बहुत ही सिक्योर मैनर में एक्सचेंज करती है। तो ये हमारा आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, एक आईपी नेटवर्क होता है, एक नॉन आईपी नेटवर्क होता है। आईपी नेटवर्क जो कि ग्लोबल तौर पे इस्तेमाल होता है, इसकी रेंज बहुत हाई होती है, लेकिन पावर ज्यादा कंज्यूम करती है और ज्यादा मेमोरी खींचती है। वहीं पे हम लोगों ने नॉन आईपी नेटवर्क को देखा, जैसे कि हमारे पास ब्लूटूथ वाईफाई हो गए, इनके रेंज कम होते हैं लेकिन ये लेस मेमोरी और लेस पावर कंज्यूम करते हैं। वहीं पे हम लोगों ने इसके की बेनिफिट्स देखे, जैसे कि हाई सर्विस क्वालिटी हमें चाहिए होता है, सिक्योर ट्रांसमिशन और रिलायबल चाहिए होता है, और ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर के लिए प्रोग्राम किया जा सके, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने देखा ग्लोबल स्केलेबिलिटी। दिन पे दिन आईओटी डिवाइसेस बढ़ते जा रही है, तो अगर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हमारे पास अच्छे रहते हैं तो हम लोग ज्यादा ग्लोबली इसको और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला मोड जो हमारा आता है आईओटी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का, ठीक है, सबसे पहला मोड हमारे पास आता है MQTT। क्या फुल फॉर्म होता है इसका, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। MQTT स्टैंड फॉर मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। समझते हैं ये क्या है? तो पहली चीज की ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो कि हमारे सेंसर्स, हमारे आईओटी में इस्तेमाल किया जाता है डाटा के ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। ये एक मशीन टू मशीन आईओटी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल है। मतलब मशीन टू मशीन का मतलब कि ये एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे हमारा लैपटॉप हो गया और हमारा एक सेंसर हो गया, तो अगर सेंसर और लैपटॉप के बीच कम्युनिकेशन हमें बैठाना है तो यहाँ पे दोनों मशीन है, हमारा सेंसर भी मशीन है और हमारा लैपटॉप भी मशीन है। तो इन दोनों मशीन के बीच अगर हमें कनेक्शन बैठाना है तो हम लोग MQTT का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इट इज अ पब्लिक सब्सक्राइब मैसेजिंग प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग इसका वर्किंग समझेंगे तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एक पब्लिक सब्सक्राइब बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट कि एक टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर रन करता है।
मैंने बताया आपको दो तरह के प्रोटोकॉल, एक आईपी प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करता है, टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, ठीक है। MQTT is a very lightweight and thus suited for M2M। ये एक MQTT जो भी हमारा प्रोटोकॉल है वो काफी लाइट वेट है, ठीक है। ये M2M मतलब मोबाइल टू मोबाइल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना हो या वायरलेस सेंसर नेटवर्क के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना हो, यानी कि हर तरह के IoT सिनेरियो में फिट बैठता है, जहां पे कि हमें एक सेंसर नोड और एप्लीकेशंस के बीच कम्युनिकेशन बैठाना हो, वहां पे हम लोग MQTT मैसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो MQTT जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ये IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। IBM और साथ में इसके साथ काम की थी यूरोटेक ने, लेकिन माना जाता है कि IBM ने ही डेवलप किया है इसको। तो अगर आपको ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है कि हु डेवलप्ड MQTT, तो आपको अगर ऑप्शन में IBM दिखता है तो आप IBM कंपनी को टिक कर दीजिएगा। लेकिन अगर इनिशियली बात करें तो IBM के साथ यूरोटेक कंपनी थी जो कि कोलैबोरेट होकर काम की थी इसके ऊपर, जो कि 1999 में इसको डेवलप किया गया था। स्टार्टिंग में इसको डिजाइन लिमिटेड डिवाइसेस के लिए किया गया था और हाई लेटेंसी के बीच नेटवर्क बैठाने के लिए लो बैंडविड्थ इसका था, ठीक। तो MQTT के बारे में हम लोगों ने जाना कि MQTT के बारे में अगर हम लिखना हो कुछ पॉइंट्स, तो हम लोग क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि ये एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एक इस तरह का प्रोटोकॉल है, ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन को स्टैब्लिश करता है। थर्ड पॉइंट की पब्लिक सब्सक्राइब बेस्ड मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जो कि एक डिवाइसेस और दूसरे डिवाइसेस के बीच मैसेज ट्रांसपोर्ट करता है। फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि ये TCP या IP प्रोटोकॉल के ऊपर रन करता है। फिफ्थ पॉइंट क्या देखा हम लोगों ने कि ये लाइट वेट होता है, इसलिए हम लोग इसको M2M या वायरलेस नेटवर्क IoT सिनेरियो में इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट क्या देखा कि इसको IBM और यूरोटेक कंपनी ने साथ में मिलकर काम किया था 1999 में और डेवलप किया था, और ये लिमिटेड डिवाइसेस के लिए बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं MQTT कंपोनेंट के बारे में। देखिए MQTT के 4 कंपोनेंट है हमारे पास, ब्रोकर, टॉपिक, मैसेज, क्लाइंट। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चारों टॉपिक हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है और इससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लाइंट की। तो क्लाइंट में 2 तरह के क्लाइंट होते हैं हमारे पास, एक पब्लिशर होते हैं और एक सब्सक्राइबर होते हैं। पब्लिशर जो कि मैसेज को पब्लिश करते हैं और सब्सक्राइबर जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल लेकर मैं इसको समझाता हूं। जब भी आप एक वेबसाइट पे विजिट करते होंगे, आप इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग मतलब कि सर्चिंग डाटा ओवर द इंटरनेट, इट इज कॉल्ड सर्फिंग। तो जब भी आप इंटरनेट पे डाटा सर्फ करते हैं, इंफॉर्मेशन सर्फ करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, तो जब आप वेबसाइट को ओपन करते हैं और कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और तो आर्टिकल्स पढ़ने पे वो एक मैसेज पॉपअप करता है कि आप उसके आर्टिकल्स को सब्सक्राइब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो नोटिफिकेशन पैनल पे जब आप उस सब्सक्राइब बटन पे दबाते हैं, ठीक है, तो आप उसके एक सब्सक्राइबर हो जाते हैं, ठीक है। तो जब भी वो कोई नया आर्टिकल लाता है तो आपको क्या आती है, आपको नोटिफिकेशन आती है, और वो जो भी डाटा सेंड करता है, पब्लिश करता है, वो आपको रिसीव होता है, ठीक है। तो वहां पे आप क्या हुआ, आपने मैसेज के लिए सब्सक्राइब किया तो आप हो गए सब्सक्राइबर, ठीक है। उसने मैसेज को पब्लिश किया तो वो क्या हो गया, पब्लिशर, ठीक है। तो 2 तरह के क्लाइंट है हमारे पास, एक पब्लिशर, एक सब्सक्राइबर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है MQTT के बारे में। अगर पूछता है कि कंपोनेंट्स के बारे में, तो कंपोनेंट्स में आपको ये 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे कि क्लाइंट्स 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिशर एक सब्सक्राइबर। पब्लिशर जो कि मैसेज पब्लिश करता है और सब्सक्राइबर जो कि मैसेज रिसीव करता है। पब्लिश क्या होता है और सब्सक्राइब होता है, यही सी टर्म्स है कि पब्लिश वो प्रोसेस है जिसमें कि मैसेज हमारा भेजा जाता है, और सब्सक्राइब वो प्रोसेस है जिसमें कि हम लोगों को मैसेज मिलता है। अब ये ब्रोकर क्या टर्म है, तो ब्रोकर जैसे दलाल हम लोग बोलते हैं हिंदी वर्ड में। तो दलाल का क्या काम होता है, एक ब्रोकर का क्या काम होता है। जैसे एक रियल एस्टेट ब्रोकर का हम लोग बात करते हैं, तो एक रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करता है, तो रियल एस्टेट ब्रोकर क्या करता है कि रेंटर और
जो रेंटर होता है हमारा और ऑनर होता है, वो दोनों के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल के रूप में काम करता है। वो रेंट ऑनर से इंफॉर्मेशन लाता है और रेंटर को वो इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो सेम काम यहाँ पे भी MQTT ब्रोकर का भी है। MQTT ब्रोकर क्या करता है हमारा कि ये एक सेंट्रल पॉइंट का काम करता है कम्युनिकेशन के बीच। हमारा पब्लिशर जो मैसेज पब्लिश करता है तो वो ब्रोकर को जाता है, ठीक है, और वो ब्रोकर जो है वो सब्सक्राइबर को मैसेज भेजता है, ठीक है। वही जो हमारा सब्सक्राइबर है वो कहां से मैसेज रिसीव कर रहा है, ब्रोकर से मैसेज रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो अगर MQTT ब्रोकर के बारे में कुछ लिखना हो तो आप क्या क्या लिख सकते हैं कि इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन, जस्ट ए कॉमन पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पैचिंग ऑल मैसेजेस बिटवीन द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स मतलब दोनों का बात हो रहा है, यहाँ पे सब्सक्राइबर की बात हो रही है और पब्लिशर की बात हो रही है। तो ये दोनों के बीच जो मैसेज का डिस्पैचिंग हो रहा है, ये मैसेज का डिस्पैचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इट रिसीव्स द सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑन द टॉपिक्स, ठीक है। जो सब्सक्राइबर है उससे सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, और पब्लिशर जो मैसेज पब्लिश करता है वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है जो उसको सब्सक्राइब करता है। सिंपल बात है ब्रोकर के बारे में, ठीक है। MQTT क्लाइंट के बारे में हम लोगों ने जाना कि दो तरह के क्लाइंट है हमारे पास, एक वो जो मैसेज भेज रहा है जो कि पब्लिशर है, और एक वो जो कि मैसेज जिसको मिल रहा है वो सब्सक्राइबर है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसमें, टॉपिक्स। एक कंपोनेंट है हमारे पास टॉपिक्स। टॉपिक क्या होता है? तो टॉपिक एक तरह का आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का मतलब एक टॉपिक, एक टर्म समझिए, जैसे कि अगर आप एक वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट के पास बंच ऑफ द इंफॉर्मेशन है, हर तरह की इंफॉर्मेशन है। मान लीजिए जॉब्स, सरकारी जॉब, सरकारीजेल.com पे है, वहां पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के बारे में नोटिफिकेशंस है। बट आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्या चाहेंगे, आप किस तरह के इंफॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट है? आप चाहेंगे कि जो भी जॉब नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिप्लोमा जॉब्स हो उसका नोटिफिकेशन है, ना कि अनरिलेवेंट आपके पास नोटिफिकेशन है। तो उसके लिए आप क्या सब्सक्राइब करते हैं, वो एक स्पेसिफिक टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं जो कि आपसे रिलेटेड होता है। तो वो एक टॉपिक क्या हो गया, एक आइडेंटिफायर हो गया। वो आइडेंटिफाई करता है कि वो किस तरह के आर्टिकल्स को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे सेम चीज है कि MQTT ब्रोकर जो है हमारा, वो टॉपिक को एक आइडेंटिफायर के रूप में लेता है, और वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से मैसेज किस क्लाइंट को भेजने हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है कि जो भी मैसेज हमारा आ रहा है, ठीक है, पब्लिशर ने पब्लिश किया मैसेज, वो मैसेज ब्रोकर को जाएगा। ब्रोकर से बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्टेड है, और क्लाइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स हो सकते हैं। एक क्लाइंट्स को मान लीजिए एक सेंसर है तो एक को टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक को लाइट इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, एक को किसी और इंफॉर्मेशन चाहिए, ह्यूमिडिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो ब्रोकर क्या करेगा कि क्लाइंट्स के नीड्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करके कि उन्होंने किस टॉपिक को सब्सक्राइब किया है। मतलब जो हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर है तो वो ह्यूमिडिटी सेंसर क्या सब्सक्राइब करेगा, ह्यूमिडिटी को सब्सक्राइब करेगा कि उसको ह्यूमिडिटी का इंफॉर्मेशन चाहिए। टेम्परेचर सेंसर हमारा टेम्परेचर को सब्सक्राइब करेगा कि उसको टेम्परेचर का मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए। तो वो ब्रोकर क्या करेगा हमारा, वो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट को पहचान कर उनको मैसेज भेजेगा। तो किसकी मदद से पहचाना, टॉपिक के मदद से पहचाना। तो टॉपिक इज एन आइडेंटिफायर यूज्ड बाय द MQTT ब्रोकर टू आइडेंटिफाई द राइटफुल क्लाइंट्स फॉर द डिलीवरी मैसेजेस। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग जानते हैं कि टॉपिक्स कैसे लिखते हैं। तो टॉपिक्स जो होता है, पहली चीज की केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर। तो जो भी आप चीजें लिख रहे हैं तो आप कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में अगर लिख देते हैं अलग अलग तो वो गलत भी हो सकती है, ठीक है। अ टॉपिक इज अ स्ट्रिंग and can consist of one or more topic labels and each label is separated by forward slash। आइए इसको समझते हैं एक ब्लॉक डायग्राम से। तो देखिए, मैं
आपको क्लियर करना चाहूंगा इस एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया बिल्डिंग का, ठीक है। मान लीजिए आप जहां पे हो उस बिल्डिंग का ही एग्जाम्पल लीजिए। उस बिल्डिंग में जितने फ्लोर हैं, मान लीजिए मेरे बिल्डिंग में 2 फ्लोर है। मैंने उस बिल्डिंग के 2 फ्लोर है, दोनों फ्लोर में सेंसर्स लगे हुए हैं। और सेंसर्स का क्या काम है, एक लाइट को सेंस कर रहा है और एक टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। 2 तरह की इंफॉर्मेशन हमारा सेंस कर रहा है सेंसर, रिसीव कर रहा है मतलब लाइट, एक लाइट सेंसर लगा और एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। एक बिल्डिंग 2 फ्लोर, सेंसर 2 तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, लाइट और टेम्परेचर, ठीक है। तो उसको किस तरह से हम लोग स्ट्रिंग के रूप में लिखते हैं, तो सबसे पहला हमारा बिल्डिंग ब्लॉक जो हमारा बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग लिखेंगे। उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया किस तरह से फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो एक फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फिर जिस भी फ्लोर का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, जैसे कि हमें फ्लोर 1 का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो बिल्डिंग के बाद स्लैश, स्लैश के बाद जिस भी फ्लोर का हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो फ्लोर का हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोर 1 लिखा है। फिर उसके बाद जिस भी सेंसर से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो स्लैश डालकर उस सेंसर को लिखेंगे। और फिर उस सेंसर से जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइट का इंफॉर्मेशन चाहिए, हम वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल स्ट्रिंग कहलाता है और यही हमारा टॉपिक होता है। और अगर जैसे जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्या चाहिए थी, अभी लाइट की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो आप ये स्ट्रिंग लिखेंगे कि बिल्डिंग स्लैश फ्लोर 1 स्लैश सेंसर्स स्लैश लाइट। अगर वही आपको फ्लोर 2 से टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज जिस बिल्डिंग से चाहिए आपको इंफॉर्मेशन उस बिल्डिंग का नाम लिखेंगे, स्लैश उस फ्लोर का नाम लिखेंगे जिस फ्लोर से हमें चाहिए इंफॉर्मेशन, जैसे फ्लोर 2 स्लैश जिस सेंसर से चाहिए वो सेंसर स्लैश जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन, जैसे टेम्परेचर। तो ये हमारा स्ट्रिंग है और ये हमारा टॉपिक लेवल है, ठीक है। देखिए इसमें 2 टर्म्स आते हैं। एक टर्म आता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड क्या होता है, तो देखिए वाइल्ड कार्ड एक सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड होता है, एक मल्टी लेवल वाइल्ड कार्ड होता है। तो सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड को हम लोग प्लस साइन से इंडिकेट करते हैं, सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड को प्लस से और मल्टी लेवल वाइल्ड कार्ड को हैशटैग से। अब मतलब समझते हैं वाइल्ड कार्ड का क्या मतलब हुआ। देखिए जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, बिल्डिंग स्लैश प्लस का साइन मैंने दिया है, फिर स्लैश सेंसर्स। यहां पे मैंने फ्लोर का इंफॉर्मेशन हटा दिया है कि ये कौन से फ्लोर से बिलोंग करता है, किस फ्लोर का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो ये प्लस साइन डालने से हमें क्या होगा कि हमें दोनों फ्लोर के इंफॉर्मेशन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सब्सक्राइबर को कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेंगे, दोनों फ्लोर की इंफॉर्मेशन मिलेंगे। जब वो प्लस साइन डालता है तो क्या मिलता है उसको, दोनों फ्लोर। मतलब कैसे, मतलब ये प्लस साइन एक आर्बिट्रेरी नंबर की तरह काम करता है। यहाँ पे आर्बिट्रेरी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी फ्लोर हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं, फ्लोर 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3, मतलब यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसका भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा हम लोग यहाँ डाल देंगे और यूज कर लेंगे। तो जब भी प्लस साइन लगाओ तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड, सिंगल लेवल वाइल्ड कार्ड। और ये दोनों फ्लोर के हमें इंफॉर्मेशन देता है। वहीं पे मैंने सेकंड एग्जांपल में क्या किया है, बिल्डिंग स्लैश लगाया है, फ्लोर 1 स्लैश हैशटैग दिया है। यहाँ पे हैशटैग का काम क्या होता है कि वो सारे टॉपिक्स को सब्सक्राइब करता है जो कि फ्लोर 1 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अदर इट इज लाइट सेंसर हो या टेम्परेचर सेंसर हो। ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि वो किस तरह के इंफॉर्मेशन हमें, ये क्या करेगा, वो हर तरह के टॉपिक्स, वो लाइट की इंफॉर्मेशन देगा आपको, वो टेम्परेचर का भी इंफॉर्मेशन आपको देगा, ठीक है। तो हैशटैग कहां पे इस्तेमाल किया, जब हमें सारे टॉपिक्स को सब्सक्राइब करना हो किसी भी एक स्पेसिफिक फ्लोर का। और प्लस का कहां इस्तेमाल किया, हमें जब दोनों फ्लोर की इंफॉर्मेशन चाहिए होते हैं तो प्लस का। तो ये प्लस और हैशटैग हमारे वाइल्ड कार्ड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बात हुआ कि एमक्यू कैसे, एमक्यू टॉपिक क्या होता है और इसमें वाइल्ड कार्ड क्या होते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एमक्यू के टॉपिक्स के बारे में आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर आप इसके बारे में क्लियर नहीं हो पाइएगा। अब एमक्यू का कहां कहां एप्लीकेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया फ्लोर 1 सेंसर टेम्परेचर्स, तो लाइट का बात किया, तो इसको हम लोग होम ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं या हम लोग इसको फैक्ट्री ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मेडिकल और हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन ऐसे ऐसे फैसिलिटीज में इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ एमक्यू। तो अभी तक की बातों में आप लोग
ऑटोमेटिकली समझ गए होंगे कि एमक्यूटीटी काम कैसे करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इस ब्लॉक डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक टेम्परेचर सेंसर है। टेम्परेचर सेंसर क्या है? कोई भी सेंसर हमारा पब्लिशर होता है, याद रखिएगा ये पॉइंट। कोई भी सेंसर हमारा पब्लिशर होता है, कोई भी सेंसर हमारा क्या होता है? पब्लिशर होता है। यानी कि अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है कोई भी डैश सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर हो, अदर टेम्परेचर सेंसर हो और लाइट सेंसर हो, अदर कोई भी सेंसर हो, पूछा जाता है कि वो क्या है? एक पब्लिशर है, सब्सक्राइबर है, ब्रोकर है या क्लाइंट अगर टॉपिक है, तो वो क्या है? वो एक पब्लिशर है। ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? इन्वायरमेंट से सेंस करता है डाटा को। ठीक है, जैसे उसने एक टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सेंस किया। अब वो क्या करेगा? वो पब्लिश करेगा अपने डाटा को। कहां पब्लिश करेगा? एमक्यूटीटी ब्रोकर पे पब्लिश करेगा। ठीक है, अब एमक्यूटीटी ब्रोकर पे बहुत सारे क्लाइंट जुड़े हुए हैं, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल है, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। वो क्लाइंट्स क्या करेंगे कि उन्हें जो हमारा ब्रोकर है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसके रिगार्डिंग? जो उसने टेम्परेचर सेंस किया है 25 डिग्री सेल्सियस, वो इंफॉर्मेशन अब किसको वो देगा? वो सब्सक्राइबर्स को देगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो सब्सक्राइबर है वो सब्सक्राइब किए हो उस टॉपिक को। ठीक है, वो उस टॉपिक को सब्सक्राइब किए होने चाहिए, तभी वो इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगा। ठीक है, तो जब वो, जैसे हमारे पास लैपटॉप है और मोबाइल है, अगर वो एमक्यूटीटी ब्रोकर पे ये सब्सक्राइब करके रखे हुए कि जब भी टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन आए तो वो उन्हें मिले, तब उन्हें वो टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो इस तरह से हमारा एमक्यूटीटी काम करता है। एक बार मैं इसे पढ़ देता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल, अ सब्सक्राइबर सब्सक्राइब्स टू वन और द मोर टॉपिक्स in our figure, the laptops and the mobile devices are the subscriber. मैंने बताया कि लैपटॉप और डिवाइसेज हमारे क्या है? सब्सक्राइबर है। Then one or more publisher publish message to a server, that is MQTT broker. Here the temperature sensor is the publisher and it publish the temperature value to broker. तो यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर सेंसर है वो पब्लिशर है और ये टेम्परेचर वैल्यू को ब्रोकर तक पब्लिश कर रहा है। Then the broker publishes the message to the subscriber which have subscribed to the topic. जिस सब्सक्राइबर ने उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके रखा है, उन सब्सक्राइबर को हमारा ब्रोकर क्या करता है? डाटा देता है, मैसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ब्रोकर पब्लिश करता है ये सारे टेम्परेचर वैल्यूज को लैपटॉप्स के ऊपर, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर। जो भी सब्सक्राइबर है हमारे, कुछ भी कोई भी सब्सक्राइबर हो सकता है। ठीक है, कोई भी डिवाइस हमारा सब्सक्राइबर हो सकता है। तो इस तरह से हमारा एमक्यूटीटी काम करता है। दैट इज द वर्किंग ऑफ एमक्यूटीटी। अब बात करते हैं एमक्यूटीटी मेथड्स की। तो मेथड्स बहुत ही बेसिक पॉइंट है। ये मेथड क्या होता है? तो हमारे पास 5 डिफरेंट मेथड्स हैं। कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है एमक्यूटीटी ब्रोकर से, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। मतलब कनेक्ट का मतलब होता है कि कनेक्ट मेथड की मदद से सब्सक्राइबर ब्रोकर से कनेक्ट होता है या पब्लिशर हमारा ब्रोकर से कनेक्ट होता है। ठीक है, डिस्कनेक्ट मेथड से वो डिस्कनेक्ट होता है। ठीक है, सब्सक्राइब मेथड से हमारा जो सब्सक्राइबर होता है वो किसी टॉपिक को सब्सक्राइब करता है और अनसब्सक्राइब मेथड से वो किसी भी टॉपिक को अनसब्सक्राइब करता है। पब्लिश मेथड से हमारा पब्लिशर किसी भी पब्लिक मैसेज को पब्लिश करता है। तो देयर आर द 5 डिफरेंट मेथड्स दैट इज यूज्ड बाय द MQTT, दैट इज कनेक्ट व्हिच इज यूज्ड फॉर द कनेक्टिंग विद द MQTT ब्रोकर, डिस्कनेक्ट फॉर द डिस्कनेक्शन, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब टू टॉपिक्स एंड unsubscribe for unsubscribe from topics, and publish to publish the messages. Now the important point, what are its advantages? What are the advantages of MQTT? So हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि MQTT जो होता है हमारा लाइट वेट होता है। तो लाइट वेट होता है यानी कि स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज होता है तो लो पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और ये मिनिमाइज डाटा प्रोटोकॉल्स होते हैं। इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना भी आसान होता है। ठीक है, और ये M2M कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? और ये फास्ट डाटा ट्रांसमिट भी करते हैं। थर्ड पॉइंट कि ये लो नेटवर्क यूजेस,
ये क्या करते हैं कि लो नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये लो पावर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इससे जो भी हमारा डिवाइस है उसकी बैटरी कंजप्शन कम होगी, ठीक। तो दे आर द फोर एडवांटेजेस। फर्स्ट वन इज साइज, दैट इज स्मॉल। सेकंड इट इज लाइट वेट। थर्ड वन दैट low network uses, and fourth was low power uses. That means it saves the device's battery consumption. तो that's all about the MQTT. फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक टॉपिक लिखा है जो कि आप सिलेबस में नहीं है, बट थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। SMQTT. SMQTT stands for Secure Message Queuing Telemetry Transport. Nothing different than MQTT. It is just the advanced or enhanced version of the MQTT that have additional security features. मतलब कि इसमें जो भी हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो एक इनक्रिप्टेड होते हैं और इसके वजह से ये ज्यादा सिक्योर होता है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि SMQTT क्या है। इसके बारे में आपको ज्यादा जानना नहीं है, बस ये MQTT का एडवांस वर्जन है जो कि जिसके पास एक एडिशनल सिक्योरिटी फीचर है, जिसमें स्ट्रिंग्स क्या होते थे, जिसमें जैसे हम लोगों ने बात किया था बिल्डिंग स्लैश फ्लोर वन स्लैश सेंसर स्लैश जो भी इंफॉर्मेशन टेम्परेचर एज लाइट, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो उसको एक इंक्रिप्टेड मेथड में इंक्रिप्ट करता है, तो ये हमारा SMQTT हो गया, ठीक है। तो ये टोटल इंफॉर्मेशन हुआ हमारा MQTT के बारे में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्लूटूथ। ये हमारा नेक्स्ट कम्युनिकेशन मेथड है, ठीक है। इस कम्युनिकेशन मोड में, इस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से आप काफी फेमिलियर होंगे। आपके मोबाइल डिवाइसेस और आपके लैपटॉप और बहुत सारे आपके पास डिवाइसेस आप अगर अपने आसपास देखते होंगे जिसमें ब्लूटूथ इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। एक्चुअली में नॉर्मल ब्लूटूथ का क्या काम होता है, आपने क्या देखा, ब्लूटूथ का क्या काम है। ब्लूटूथ पे आप इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं, डाटा को शेयर कर लेते हैं, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और आप अपने फाइल को दूसरे से ट्रांसफर करते हैं या रिसीव करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहा है एक डिवाइस का दूसरे डिवाइस से। तो ये क्या हुआ, एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप, दैट इज ब्लूटूथ। देखिए आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो ब्लूटूथ लो एनर्जी, BLE जिसे बोलते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद, लेकिन हमें ब्लूटूथ थोड़ा सा जानना जरूरी है, ठीक है। तो ब्लूटूथ क्या है, आप खुद से पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं कि ब्लूटूथ इट इज अ मोड ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट इज आल्सो यूज्ड फॉर establish the communication between two devices, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि इसको शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। ब्लूटूथ का आप इस्तेमाल एक लिमिटेड रेंज के लिए कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पटना में बैठे हैं तो आप दिल्ली से कोई चीजों को कंट्रोल या मैसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं ब्लूटूथ की मदद से। ज्यादा से ज्यादा आप अगर आप अपने रूम में बैठे हुए हैं तो वहां से 2 रूम या 10 मीटर की बात करें तो वहां तक मैक्सिमम उसकी रेंज हो सकती है, ठीक है। वहां तक वो शेयर कर सकता है इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ब्लूटूथ के डिफरेंट वर्जन आए हुए हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट आपके यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनके वर्जन कौन कौन से हैं, लेकिन एक शॉर्ट में मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ कि कौन कौन से वर्जन आए हुए हैं। तो पहला वर्जन हमारा जो लॉन्च हुआ था वर्जन 1.0 जिसमें हमको ब्लूटूथ देखने को मिला था। उसके बाद वर्जन 1.0B जिसमें फीचर आए थी वॉइस डायलिंग, कॉल म्यूट और 10 मीटर रेंज, जो कि मैं कब से डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि ये इसकी रेंज होती है। तो ये 1.0B में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1.2 में एडेप्टिव फ्रीक्वेंसी होपिंग की फीचर्स आई थी। फिर धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट होती गई। फिर हमारे पास वर्जन 2.1 आया, वर्जन 3.0 आया। उसके बाद 4.0 जो कि हमें पढ़ना है, ब्लूटूथ लो एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि हमें हमारे सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे।
अभी जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 2019 की बात करें तो 2019 के स्टार्टिंग मंथ में मतलब जनवरी से फरवरी मंथ में वर्जन 5.1 यानी कि ब्लूटूथ वर्जन 5.1 हमारा डिस्कवर्ड हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था। और 2019 के ही लास्ट मंथ में, ठीक है, यानी कि दिसंबर में वर्जन 5.2 लॉन्च हुआ। ठीक है, ये हमारा सबसे लेटेस्ट वर्जन है, वर्जन 5.2। ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है ये आप बस याद रखिए, ये वर्जन 5.2 है जो कि दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ब्लूटूथ एक पैन नेटवर्क है। अब ये पैन नेटवर्क क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जस्ट 1 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूं, 1 मिनट बाद मैं स्टार्ट करता हूं ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो 3 तरह के नेटवर्क आते हैं जो कि हम लोग एरिया वाइज पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, ऐसे में 4 नेटवर्क्स पढ़ने होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एक होता है हमारे पास लैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि स्मॉल लोकेलिटी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्मॉल लोकेलिटी मींस दैट फॉर ऑफिस पर्पस, एक ऑफिस के अपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या एक सोसाइटी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा लैन, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पैन। ठीक है, पैन क्या है, दैट स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक हमारा खुद का सर्वर होता है और जिसको हम अपने सिस्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक नॉर्मल कोई यूजर है जो कि अपने लैपटॉप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने डेस्कटॉप के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो नेटवर्क जो इस्तेमाल करता है उसे पैन नेटवर्क कहते हैं। तो किसी इंडिविजुअल के द्वारा जो नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है वो पैन नेटवर्क है, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है। लैन जो कि सोसाइटी और एक अपार्टमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है हमारा मैन, जिसे हम लोग बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या करता है, एक सिटी को कनेक्ट करता है, एक बहुत बड़े सिटी को एक एरिया में मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करता है, वो हमारा मैन होता है। और सबसे लास्ट वन जो हमारा आता है वो होता है वैन, दैट स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो हमारा, ये 4 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में पूछते हैं, हो सकता है क्या पूछ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कौन कौन से नेटवर्क है जो कि एरिया बेसिस पे है, आपकी टाइप्स है। तो 4 तरह के नेटवर्क है आपके पास, पैन पर्सनल एरिया, लैन लोकल एरिया, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड फोर्थ वन वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो हमारा डिवाइस है वो किस तरह का डिवाइस है, एक पैन नेटवर्क डिवाइस है, दैट मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क डिवाइस है। क्यों, क्योंकि ये काफी शॉर्ट रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका रेंज कितना होता है, 10 मीटर रेंज होता है। ठीक है, तो इसका रेंज 10 मीटर होता है, जो कि हमारा की वर्जन 1.0 में होता था। लेकिन जब हम लोग वर्जन 5.2 यानी कि जो हमारा सबसे लेटेस्ट नेटवर्क है, जो कि दिसंबर 2019 में डिस्कवर्ड हुआ था, वो वर्जन में हमारा रेंज की बात करें तो वो हमारा 50 मीटर से लेकर 150 मीटर तक रेंज इसका होता है। ठीक है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अब बोलिएगा कि ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी ही डिसाइड करती है कि जो आपकी फाइल डाटा ट्रांसफर हो रही है वो कितने स्पीड से होगी। ये मैक्सिमम कितनी अभी हो सकती है, जैसे आपके वाईफाई की बात करें तो ये 5 गीगाहर्ट्ज की अभी आपको आपके फोन में दिखाई मिलता होगा, जो आपके 5G फोन होते हैं उसमें 5 गीगाहर्ट्ज तक का स्पीड होता है, वो वाईफाई के लिए होता है। यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज सेट किया गया है। तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज का स्पीड प्रोवाइड करता है जब आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं दो डिवाइसेस के बीच। ठीक है, डाटा रेट क्या है, 1 MB पर सेकेंड। ठीक है, 1 Mbps का स्पीड है। ठीक है, तो ब्लूटूथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन technology. It is suitable to send small chunks of the data for the personal products like smartwatches. तो ये किसके लिए सुटेबल है, क्या ये बड़े बड़े डाटा, बहुत बड़े बड़े फाइल्स को ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका आंसर है नो। इसे हम लोग बहुत ही स्मॉल कलेक्शन ऑफ द डाटा और स्मॉल चंक्स ऑफ डाटा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने फोन को अपने स्मार्ट वॉच से कनेक्ट करना हो,
या आप अपने सेंसर को आप टेम्परेचर सेंसर को ऑर्डिनो से कनेक्ट करना होगा, ठीक है, जिससे कि जहां पे एक स्मॉल डाटा का एक स्मॉल फाइल का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने फोन में देखा होगा कि अगर आप बड़े फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो ब्लूटूथ के जरिए तो वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, तो एक आइडियल नहीं होगा ब्लूटूथ बड़े फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये ऑल अबाउट ब्लूटूथ हुआ। अब हमारे सिलेबस में जो मेंशन है ब्लूटूथ लो एनर्जी, उसे हम लोग पढ़ते हैं। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी क्या है हमारा, ये भी एक पैन टेक्नोलॉजी है और ये ब्लूटूथ का क्या है, एक वर्जन, जो कि वर्जन 4.0 है, ठीक है। 4.0 वर्जन में ही ब्लूटूथ लो एनर्जी का डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। ये क्या एम करता है, ये एक्चुअली जब लॉन्च हुआ था वर्जन 4.0, तो ये इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलता है, ये हेल्थ केयर में देखने को मिलता है, फिटनेस या ऐसे जहां पे हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हो ब्लूटूथ के जरिए, ठीक है। जैसे अभी तक क्या करते थे हम लोग, अभी तक जब ब्लूटूथ आया था तो उसको वॉइस डायलिंग्स में या फाइल ट्रांसफर में फोन्स वगैरह में इस्तेमाल करते थे, लैपटॉप्स वगैरह में इस्तेमाल करते थे, लेकिन डिवाइसेस या हार्डवेयर में उतना इस्तेमाल नहीं होता था इसका, मतलब एप्लीकेशन एरिया बहुत ही लिमिटेड थी। तो जब ब्लूटूथ लो एनर्जी आई तो इसके एप्लीकेशन एरिया बढ़ गया, जैसे हेल्थ केयर फिटनेस वगैरह में इसका इस्तेमाल होने लगा। ये 1.4 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है और इसका रेंज जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। जैसे हम लोगों ने ब्लूटूथ का रेंज कितना देखा था, ब्लूटूथ का रेंज हम लोगों ने सबसे लेटेस्ट वर्जन में 50 टू 150 मीटर देखा था। वहीं अगर ब्लूटूथ लो एनर्जी की बात करें तो ब्लूटूथ लो एनर्जी की जो रेंज होती है वो लगभग 1000 मीटर होती है या उससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। इसके आर्किटेक्चर के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा आपसे क्योंकि ये काफी एडवांस हो जाएगा आपके लिए। बस मैं ये तीन चीजें आपको बता देता हूँ। इसमें तीन चीजें होती है, एक कंट्रोलर होता है, एक प्रोफाइल होता है और एक होस्ट होता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको मैं डिस्कस कर देता हूँ कि ये प्रोफाइल, होस्ट, कंट्रोलर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो प्रोफाइल क्या करता है, प्रोफाइल Profile describe how two or more devices can discover and communicate with each other. प्रोफाइल डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से दो या दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इट इम्प्लीमेंट्स ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, ये किसी खास एप्लीकेशन के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है और ये प्रोफाइल जो होता है वो ब्लूटूथ एनर्जी को इम्प्लीमेंट करता है किसी खास एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। Each profile has its own specification और हर एक प्रोफाइल का एक खुद का स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक है। तो प्रोफाइल बेसिकली क्या है, प्रोफाइल डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से दो या दो डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। सेकेंड, होस्ट क्या होता है, तो ब्लूटूथ लो एनर्जी का जो अपर लेयर है, अपर लोअर प्रोटोकॉल स्टैक है जो हमारा, वो हमारा होस्ट है, जिसमें दो चीजें आती है, एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल आता है और एक एडेप्शन कंट्रोल आता है। इन चीजों को आपको डीप में पढ़नी नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। आपको बस जानना है कि ब्लूटूथ लो एनर्जी होता क्या है, ठीक है। और आपको मैंने ब्लूटूथ लो एनर्जी के बारे में बता दिया। और ब्लूटूथ लो एनर्जी के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोफाइल, होस्ट और कंट्रोलर। इसमें मैंने आपको बता दिया कि प्रोफाइल क्या करता है और होस्ट हमारा जो काम करता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और एडेप्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम करता है। मतलब ये होस्ट क्या करता है, होस्ट करता है एक्चुअली में, ठीक है। कि ये इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा एट्रीब्यूट प्रोटोकॉल और एक होता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल। एट्रीब्यूट प्रोटोकॉल क्या करता है कि जो भी क्लाइंट डिवाइसेज है वो कौन से एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, ये सब चीजों को मैनेज करता है। और एसएपी जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल की बात करें तो वो पेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमारे ब्लूटूथ जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है, वो हमारा पेयर करता है ना, दो डिवाइसेज को बोलता है कि पेयर्ड हो गए, तभी आपके इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो होस्ट क्या करता है कि पेयरिंग कैसे करना है और क्यों कब करना है, तो उसके लिए जो नियम कानून है, प्रोटोकॉल्स है, वो हमारा एसएमपी यानी सिक्योरिटी मैनेजर प्रोटोकॉल, और ये किसके अंदर आता है, होस्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो होस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, जिसमें जीएटीटी आता है, हमारा जेनेरिक एट्रीब्यूट फाइल आता है और होस्ट गैप आता है। तो ये सब चीजों के बारे में ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये काफी हाई लेवल की बातें हो जाएंगी और ये आपके एग्जामिनेशन में
आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमा पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बस मैंने आपको होस्ट के बारे में बता दिया, प्रोफाइल के बारे में बता दिया, कंट्रोलर के बारे में आपको बता दूं। कंट्रोलर में भी अलग अलग लेयर होते हैं, फिजिकल लेयर है आपके पास, लिंक लेयर है आपके पास। तो फिजिकल लेयर बताता है कि किस तरह से दो रेडियोस जो है वो दो रेडियोस बिट्स को एक दूसरे मतलब सेंड करेंगे। तो डिफाइंस हाउ टू रेडियोस कैन सेंड्स बिट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को किस तरह से वो बिट्स भेजेंगे। और लिंक लेयर हमारा डिफाइन करता है कि लिंक लेयर का स्टेट्स क्या है, मतलब डिवाइस का एड्रेस बताता है। लिंक लेयर क्या करता है, डिवाइस का एड्रेस बताता है। और फिजिकल लेयर हमारा किस किस तरह से हम लोग बिट्स को ट्रांसफर करेंगे वो हमें डिस्कस करता है। तो फिजिकल लेयर की बात करें तो वो स्पीड है उसका 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। बस इतना ही आप जानिए इसके बारे में। उसके बाद आप जानिए कि ये रियली काम कैसे करता है, ठीक है। ब्लूटूथ लो एनर्जी काम कैसे करता है, तो ब्लूटूथ कॉन्फ़िगर्ड डिवाइसेस ब्रॉडकास्ट कंटीन्यूअस रेडियो सिग्नल्स, ठीक है। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी क्या करता है कि रेडियो सिग्नल्स को कॉन्फ़िगर करता है। फिर वो सिग्नल्स नियर बाई जो भी स्मार्ट डिवाइसेस है वो क्या करता है, ब्लूटूथ एनर्जी रेडियो सिग्नल्स को मान लीजिए एक तरह से निकालता है, ठीक है। रेडियो सिग्नल कंटीन्यूअस छोड़ता है, ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट मतलब पब्लिश करना, जैसे एमक्यू रेडियो में पब्लिश कर देता है ना इंफॉर्मेशन। ब्रॉडकास्ट मतलब यहाँ भी मतलब इंफॉर्मेशन को हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जब रेडियो सिग्नल निकलता है हमारा, तो जो रेडियो सिग्नल हमारा किसी भी ब्लूटूथ लो एनर्जी डिवाइस से निकलता है, तो वो सिग्नल किसके द्वारा रिसीव किया जाता है, जो भी अगल बगल के स्मार्ट डिवाइसेस हैं, ठीक है, जो कि ब्लूटूथ लो एनर्जी फीचर को सपोर्ट करती है। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, मेरे फोन का ब्लूटूथ ऑन है, तो वो किससे पेयर करेगी, वो उसके फोन के साथ पेयर करेगी जिसमें ब्लूटूथ सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो सेम थिंग है यहाँ पे। तो ब्लूटूथ में से क्या निकला, एक रेडियो सिग्नल निकला। जब मैंने ब्लूटूथ ऑन किया तो उसमें से एक रेडियो सिग्नल निकला, और वो रेडियो सिग्नल किसके द्वारा रिसीव किया जाएगा, अनदर डिवाइस के द्वारा रिसीव किया जाएगा जो कि ब्लूटूथ लो एनर्जी फीचर को सपोर्ट करती होगी, ठीक है। तो वो उस सिग्नल को रिसीव करेगी, और उसके बाद सिग्नल्स प्रोवाइड्स इट्स यूनिक आईडी नंबर टू स्मार्ट डिवाइस, और वो सिग्नल क्या करेगा, वो उस स्मार्ट डिवाइस को एक यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करेगा। जैसे जब आप पेयर कर रहे होते हैं दो डिवाइसेस को, जैसे आप नियर बाई से पेयर कर रहे होते हैं, तो एक कोड लिखा हुआ रहता है, ठीक है। एक कोड लिखता है कि यू डू नॉट टू पेयर विद दिस कोड, कोड वहां पे लिखा हुआ रहता है डिवाइस का। तो वो सिग्नल क्या करता है, उस स्मार्ट डिवाइस को एक यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करता है, एंड द स्मार्ट डिवाइसेस देन ट्रांसमिट्स दैट यूनिक नंबर टू द क्लाउड सर्वर which check the action to assign। तो वो स्मार्ट डिवाइसेस क्या करता है, उस यूनिक नंबर को क्लाउड सर्विस तक ट्रांसमिट करता है, जो कि उसको वो टास्क असाइन करता है, जो टास्क असाइन करता है। अब बातों को समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए, ठीक है। अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे आपको फाइल मैनेजर से, आपके फोन के फाइल मैनेजर से किसी अदर को एक फाइल भेजना है, ठीक है। आप गए फाइल मैनेजर में, फाइल मैनेजर में जाकर आपने एक फाइल को सिलेक्ट किया, शेयरिंग ऑप्शन पे गए, आप ब्लूटूथ सिलेक्ट किया, ब्लूटूथ ऑन किया आपने। जैसे ब्लूटूथ आपका ऑन होता है, ठीक है, वो रेडियो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और वो रेडियो सिग्नल अनदर डिवाइस के द्वारा रिसीव किया जाएगा जिसका ब्लूटूथ ऑन होगा, ठीक है। वो जब ब्लूटूथ ऑन होगा, वो रेडियो सिग्नल को रिसीव करेगा, तो उसको, उस स्मार्ट डिवाइस को वो एक यूनिक आईडी नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो आईडी नंबर वो फाइल मैनेजर को भेज करेगा, क्योंकि उसी ने उसको टास्क असाइन किया, और वो फिर उस फाइल को सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो आप ब्लूटूथ लो एनर्जी का वर्किंग क्या है आप बिल्कुल समझ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। ये सिंपल आपके ब्लूटूथ की तरह काम करता है। यहाँ पे बस डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, समझ लीजिए, सेंसर्स को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये ब्लूटूथ लो एनर्जी का कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हमारा ब्लूटूथ लो एनर्जी कहाँ का इस्तेमाल होता है, तो ब्लूटूथ लो एनर्जी यूज फॉर द इंडोर नेविगेशन, फॉर द लार्ज इंडोर सेटिंग। BLE becomes can be effective in providing the extremely accurate and the detailed navigation information। तो इंडोर नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेविगेशन मतलब आप समझ रहे होंगे, लोकेशन की बात करें, अगर लोकेशन ढूंढना हो तो मतलब
तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट डिवाइसेस में इसके इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बीएलई को रियल इस्टेट प्रमोशन में इस्तेमाल करते हैं सेलिंग पर्पसेस के लिए और फ्रॉम अट्रैक्टिंग प्रोस्पेक्टिव बायर्स, ठीक है, लीड कैप्चर करने के लिए, ठीक है। बीएलई एसेट्स ट्रैकिंग में इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग, फिर बीएलई एक्सेस कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब इसके एप्लीकेशन एरियाज है जहां जहां हम लोग बीएलई का इस्तेमाल करते हैं। तो बीएलई का सबसे पहला इस्तेमाल हम लोग इनकम नेविगेशन में करते हैं गाइस, सेकंड इसका रियल एस्टेट का प्रमोशन में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, थर्ड इसका एसेट ट्रैकिंग में इस्तेमाल करते हैं, फिर इसका एक्सेस कंट्रोल में इस्तेमाल करते हैं, और फिफ्थ वन इसको ऑटोमेट टाइम एंड अटेंडेंस के फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हो गया हमारे। देखिए एक क्विज फिल कर देता हूँ मैं एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे टाइम ऑटोमेट टाइम एंड अटेंडेंस का है, तो ठीक है, जैसे उसमें क्या होता है, एक फिंगरप्रिंट आपके पास डिवाइसेस होते हैं ना, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्रीज है या कोई कंपनी है, वहां पे क्लाइंट 9 बजे आने हैं, उन्हें अटेंडेंस बनाना है और वहां वो इंटर करते हैं, ठीक है, वो अपना अटेंडेंस इंटर करते हैं। तो उस डिवाइस क्या होता है, वो डिवाइस कनेक्टेड होता है एक सर्वर से, वो सर्वर ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड होता है। जब भी यहाँ आप अपना अटेंडेंस बनाते हैं तो वो आपका इंफॉर्मेशन से उस लैपटॉप में शो करता है कि हाँ आप कंपनी में इन कर चुके हैं और आप किस टाइम पे इन किए हुए हैं। तो ये एक वहां पे इस्तेमाल होता है, ब्लूटूथ किस तरह से इस्तेमाल होता है, एक मैंने एप्लीकेशन एरिया आपको समझा दिया। और इसी तरह से सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं, आपको फिटनेस वॉच वगैरह जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, वहां पे ब्लूटूथ लो एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ब्लूटूथ लो एनर्जी इज नथिंग बट जस्ट वर्जन ऑफ द ब्लूटूथ. It is a 4.2 version of the Bluetooth, and which mainly focus on the increasing its application areas in the field of the healthcare, navigations and the many more things. तो ये सारी चीजें हमारे ब्लूटूथ के बारे में हुआ, ठीक है। ब्लूटूथ आपको समझ में आ गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कम्युनिकेशन मोड हमारे पास क्या है, 1 मिनट का ब्रेक लिया जाए और उसके बाद स्टार्ट किया जाए। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसी लेक्चर में पूरे सेकंड चैप्टर को कवर कर लूं, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर इसमें कवर हो जाता है तो काफी बेटर होगा आपके लिए, और ज्यादा टॉपिक्स बचे नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके सॉरी, तो स्टार्ट किया जाए। जिगबी, द नेक्स्ट कम्युनिकेशन मोड, सबसे फर्स्ट कम्युनिकेशन मोड जिसमें हम लोगों ने MQTT देखा, मैसेज गिविंग टेलीमेट्री ट्रांसफरिंग, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, BLE देखा, ब्लूटूथ लो एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जिगबी। जिगबी क्या है, एक कम्युनिकेशन मोड है, ठीक है। ये जिगबी एलियंस के द्वारा क्रिएट किया गया। जिगबी एलियंस एक कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने जिगबी को बनाया, और जिगबी एलियंस कंपनी के नाम पे जिगबी का नाम खुला है, ठीक है। So it is a wireless technology developed as an open global standard to address the unique needs of the low cost, low power wireless IoT networks. जिगबी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि एक ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में डेवलप किया गया ताकि एक लो कॉस्ट और लो पावर वायरलेस IoT नेटवर्क को बनाया जा सके। देखिए, अभी तक जो भी MQTT या ब्लूटूथ लो एनर्जी का बात किया, तो IoT में वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, ऐसा माना जाता है, ठीक। तो जिगबी उस दोनों प्रॉब्लम के लिए, और वो दोनों थोड़ा पावर कंज्यूमिंग होते हैं, मतलब ज्यादा पावर कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, लेकिन इन द कंपैरिजन विद द जिगबी वो पावर कंज्यूमिंग होते हैं। तो हमारा जिगबी एक कम्युनिकेशन मोड था जो कि दो मेजर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था।
कौन कौन से वो दो मेजर प्रॉब्लम थे हमारे? सबसे पहले जरूरत थी मार्केट में लो कॉस्ट एक कम्युनिकेशन मोड का, और सेकेंड थिंग थी एक ऐसे मोड का जो कि लो पावर वायरलेस कनेक्टिविटी नेटवर्क हो। तो ये दोनों प्रॉब्लम को हमारा जिग्बी सॉल्व कर रहा था। तो अगर जिग्बी के बारे में पूछे तो आप लिख सकते हैं कि जिग्बी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड में डेवलप हुआ ताकि एक लो कॉस्ट और लो पावर वायरलेस IoT नेटवर्क प्रोवाइड किया जा सके, जिसका इस्तेमाल हम लोग होम ऑटोमेशन, मेडिकल डिवाइसेस, डाटा कलेक्शन के लिए कर सके। It is based on IEEE 802.15.4 standard that defines the physical and the medium access control layer for the GPU. अब ये आप बात करेंगे कि ये IEEE 802.15.4 ये क्या है? तो ये एक्चुअली जो भी डिवाइसेस होते हैं ना, तो उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। तो ये इसकी स्टैंडर्ड है, ये आपको याद करने की कोई रिलेवेंसी नहीं है कि आप इसको याद करें, बस आप इतना याद कर सकते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड था इसने दो लेयर्स को डिफाइन किया था, मतलब जिग्बी में दो नए लेयर्स लाए थे, मतलब फिजिकल लेयर, एक मीडियम एक्सेस लेयर हमारे पास था, ठीक है। तो ये क्या था? लेस एक्सपेंसिव था अदर वायरलेस पैन नेटवर्क के कंपैरिजन में, जैसे कि ब्लूटूथ और वाईफाई के कंपैरिजन में बात करें तो हमारा जिग्बी क्या था? लेस एक्सपेंसिव था, और साथ ही साथ क्या था? सिंपलर था और लेस पावर कंज्यूमिंग था, ठीक है। और इसको हम लोग अनलाइसेंस बैंड्स पे भी ओपन कर सकते हैं। जैसे इंडिया में लाइसेंस बैंड कितना है? 2.4 गीगाहर्ट्ज ब्लूटूथ के लिए, जैसे अभी तक का लाइसेंस बैंड था, अब इंक्रीज हो गया, 5 गीगाहर्ट्ज तक हो गया है। लेकिन अभी तक का लाइसेंस बैंड अगर डिवाइसेज में जो अभी भी इस्तेमाल होता है तो वो अभी तक 2.4 गीगाहर्ट्ज मैक्सिमम किसी भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जिग्बी की बात करें तो जिग्बी को हम लोग अनलाइसेंस बैंड पे ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज तो करते ही, साथ में 915 मेगाहर्ट्ज, 868 मेगाहर्ट्ज, इस तरह के भी स्पीड, इस तरह के भी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका हम लोग इस्तेमाल लो डाटा रेट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, दैट रिक्वायर लॉन्ग बैटरी लाइफ एंड सिक्योर नेटवर्किंग। लो डाटा रेट एप्लीकेशन मतलब जैसे कि 2.4 गीगाहर्ट्ज काफी फास्ट रेट हो गया, तो लो डाटा रेट एप्लीकेशन की बात करते हैं जैसे 915 मेगाहर्ट्ज और 868 मेगाहर्ट्ज, तो ये सब लो डाटा रेट एप्लीकेशन हो गए। और इसके लिए क्या हमें चाहिए रहता है? लेकिन लॉन्गर बैटरी लाइफ चाहिए रहती है, क्योंकि अगर डाटा की स्पीड, डाटा रेट स्पीड स्लो है तो ये ज्यादा टाइम लगेगी, और ज्यादा टाइम रहेगी तो ज्यादा देर तक वो डिवाइसेस ऑन रहेंगे, और ज्यादा देर तक डिवाइसेस ऑन रहती है तो ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेंगी। तो ये एक लो डाटा रेट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, और इसको लॉन्गर बैटरी लाइफ की आवश्यकता पड़ती है और सिक्योर नेटवर्किंग मतलब जरूरत पड़ती है। इसका रेंज काफी कम होता है, ये 10 to 20 मीटर इसका रेंज होता है, जो कि हमारा ब्लूटूथ में वर्जन 1.0b का था 10 मीटर रेंज, लेकिन अब ब्लूटूथ का रेंज कितना है? नॉर्मल ब्लूटूथ का रेंज 15 to 100 मीटर है, और 15 to 150 मीटर है, और ब्लूटूथ लो एनर्जी का हमारा रेंज अप टू 1000 मीटर है, ठीक है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, 1000 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जिग्बी का रेंज बात करें तो ये काफी छोटा रेंज होता है, इसका रेंज 10 to 20 मीटर होता है, यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग सिर्फ इंडोर एप्लीकेशन में कर सकते हैं। लेकिन ये लेस पावर इस्तेमाल करता है, तो ये बैटरी लाइफ इंक्रीज करता है फॉर जिग्बी डिवाइसेस के लिए, ठीक है। मैक्सिमम आउटडोर रेंज की बात करें तो ये 500 मीटर हो सकता है, और मैक्सिमम डाटा रेट की बात, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम डाटा रेट कितना हो सकता है? 250 केबी पर सेकेंड हो सकता है। तो आप कंपेरिजन कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और जो MQTT आपने पढ़ा कि उसके जो डाटा रेट होते थे वो काफी हाई होते थे, लेकिन यहाँ पे लो डाटा रेट है, तो ये काफी थोड़ी सी टाइम लेती है, टाइम टेकिंग है, और इसको हम लोग लार्ज फाइल को सेंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर लार्ज फाइल को सेंड करते हैं तो ये काफी टाइम ले लेगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम लोग, लेकिन इसका एडवांटेज क्या था? इसका एडवांटेज था कि कॉस्ट कम लग रहा था जिग्बी का। ये मेनली क्यों बना था? क्योंकि भाई लेस एक्सपेंसिव मार्केट में चाहिए था एक कम्युनिकेशन मोड, जिग्बी हमारा उसका सॉल्यूशन था। लेस पावर कंज्यूमिंग है, ठीक है, शॉर्टर रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं 10 to 20 मीटर के लिए,
ठीक है। मैक्सिमम रेंज इसका 500 मीटर हो सकता है और मैक्सिमम डाटा रेट इसका 250 केबीपीएस हो सकता है। एप्लीकेशन एरियाज है, होम ऑटोमेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिकल डाटा कलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मीटर रीडिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट कंट्रोल सिस्टम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कमर्शियल, गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। तो ये इसके एप्लीकेशन इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसका कॉस्ट कम है, ठीक है, इसका कॉस्ट कम है। हाँ, नेक्स्ट थिंग, जिगबी नेटवर्क टोपोलॉजी। देखिए, जिगबी वर्ड अगर मैं हटा भी दूं तो नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करूं तो ये भी आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। टोपोलॉजीज क्या होते हैं? टोपोलॉजीज क्या है? टोपोलॉजीज इज जस्ट अ मेथड ऑफ द कनेक्शन इन अ डिफरेंट मैनर। मतलब जब हम लोग डिवाइसेस को डिफरेंट डिफरेंट मैनर में कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग टोपोलॉजी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरह के टोपोलॉजी आते हैं, जिसमें मेनली हम लोग टोपोलॉजी कौन कौन से पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जिसमें जो भी हमारे डिवाइसेज वो स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ जिग्बी वर्ड को आप साथ में लेके चल सकते हैं और मैं टोपोलॉजी को भी समझा देता हूँ। ये टोपोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होते हैं, हर तरह के कनेक्शन में इस्तेमाल होते हैं, अदर वाईफाई हो, अदर नेटवर्क कनेक्शन हो, ब्लूटूथ का या कोई भी डिवाइस हो। तो नेटवर्क टोपोलॉजी हर जगह इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ पे जिग्बी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो कोई अलग पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे टोपोलॉजी का जो मतलब है वो सेम है सबके लिए। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक कोऑर्डिनेटर होता है और सेवरल इन डिवाइसेज होते हैं, ठीक है। सेवरल इन डिवाइसेज होते हैं और एक नेटवर्क होता है और वो सारे इन डिवाइसेज उस एक कोऑर्डिनेटर से कनेक्टेड होते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्टार। एक बीच में हमारा कोऑर्डिनेटर रहेगा और उससे डिफरेंट 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 बहुत सारे सर्वर इन डिवाइसेस कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टार टोपोलॉजी होता है। एक स्टार का स्टार का शेप फॉर्म करता है, इसलिए इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। मेश टोपोलॉजी क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में एक कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं, या मतलब एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटर हो सकते हैं मेश टोपोलॉजी में। लेकिन एक कोऑर्डिनेटर नॉर्मली अगर लेके चलते हैं उसमें भी सेवरल रूट्स होते हैं और उसको मेश के रूप में कनेक्ट करते हैं। एक हमारा बस टोपोलॉजी भी होता है, ठीक है। उसमें हम लोग जो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसको बस के रूप में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। एक फिर ट्री टोपोलॉजी आता है, जो कि जिसमें डिवाइसेस कुछ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि एक ट्री टाइप का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए एक डिवाइस है, वो दो डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। एक डिवाइस हमारा दो अदर डिवाइसेस से कनेक्टेड है, वो दो डिवाइसेस, ईच टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद टू मोर डिवाइसेस। मतलब वो दो डिवाइसेस जो थे, हर एक डिवाइस और दो डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। ऐसे एक ब्रांचिंग बनते जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजीज क्या है ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। ये आर्किटेक्चर है जिग्बी का, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस लेयर है, एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर है, सिक्योरिटी लेयर है, नेटवर्क लेयर है, मीडियम एक्सेस लेयर है, फिजिकल लेयर है। तो दो लेयर इसमें ऐड होते हैं अदर कम्युनिकेशन मोड से, जो कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर है और फिजिकल लेयर है, ठीक है। तो अगर आप इसका आर्किटेक्चर पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ इसका आर्किटेक्चर के बारे में। थोड़ा सा मेन जो लेयर है उनके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो सबसे पहला है हमारे पास फिजिकल लेयर। तो द लोएस्ट टू लेयर्स, दो लोएस्ट कौन से लेयर है? मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर और फिजिकल लेयर। तो द लोएस्ट टू लेयर्स, दैट इज द फिजिकल लेयर एंड द मैक लेयर, मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर को हम लोग मैक लेयर बोलते हैं, आर डिफाइंड बाय द एक स्टैंडर्ड के द्वारा डिफाइंड है, ठीक है। जो मैं पहले बता चुका कि ये IE 802.1.4 क्या है, स्टैंडर्ड है। मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिकल में रूल्स, सेट ऑफ रूल्स एक बुक है, ठीक है, कि कितना इसका फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, किसका ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी एक रूल्स है, तो ये एक रूल्स के द्वारा डिफाइंड हुए रहते हैं हर एक चीज। द फिजिकल लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द हार्डवेयर। ये फिजिकल लेयर हमारा हार्डवेयर से क्लोजेस्ट होता है एंड डायरेक्टली कंट्रोल्स एंड कम्युनिकेट्स विद द जिग्बी रेडियो, and the physical layer translates the data packets in the over the air bits for the transmission and vice versa during the receptions। तो ये फिजिकल लेयर क्या करते हैं? देखिए, फिजिकल लेयर सब जो हमारा जिग्बी का है ना, वो सबसे अपर लेयर, सॉरी सबसे लोअर लेयर, ठीक। ये लोअर लेयर हार्डवेयर डिवाइस के सबसे नजदीक होते हैं और ये जो होते हैं ये रेडियो सिग्नल्स को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं।
फिर कम्युनिकेट करके क्या करते हैं, ये ट्रांसलेट करते हैं उनको एक डाटा पैकेट्स फॉर्म्स में, ठीक है, जो रेडियो सिग्नल्स आ रहे हैं उसको डाटा पैकेट फॉर्म में ट्रांसलेट करते हैं। या इन द सेम मैनर ये क्या करते हैं, वो डाटा पैकेट्स को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं फिजिकल लेयर। उसके बाद जो मैक लेयर है हमारा, मीडियम एक्सेस लेयर क्या है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरफेस बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लेयर। तो फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में एक मीडियम एक्सेस लेयर क्या करता है, एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है पैन आईडी के लिए और नेटवर्क डिस्कवरी के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर बना रखा है, तो ये मीडियम एक्सेस लेयर किन दो लेयर के बीच में है, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में है। तो ये एक मीडियम के रूप में काम कर रहा है नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आर्किटेक्चर लेयर, ये जिग्बी के अंदर का फॉर्मेशन है। ये जिग्बी बनता कैसे है, ये उसके अंदर का फॉर्मेशन है। तो ये काफी थोड़ा डीप पॉइंट है, लेकिन मैं इसे बताने में इंटरेस्टेड रखता हूँ क्योंकि ये काफी इजी पॉइंट्स है। जैसे कि फिजिकल लेयर क्या करते थे, ये सबसे क्लोजेस्ट है हार्डवेयर के, ठीक है, और ये डायरेक्टली डाटा से मतलब डायरेक्टली डाटा पॉकेट्स को रेडियो सिग्नल्स जो मिल रहे थे उसको डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, या डाटा पैकेट्स को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करते थे जिग्बी रेडियो सिग्नल के साथ और कंट्रोल करते थे उनको, ठीक है। वहीं पे मीडियम एक्सेस लेयर जो हमारा मैक लेयर था, वो हमारे नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है और ये पैन आईडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेटवर्क लेयर था सॉरी नेटवर्क लेयर था। तो नेटवर्क लेयर क्या करता है, ये मैक लेयर और एप्लीकेशन लेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मिस नेटवर्किंग के बीच में। अब इस लेयर में देखिए, इस लेयर में आप देख सकते हैं कि ये नेटवर्क लेयर किन दो लेयर के बीच में है, ये सिक्योरिटी लेयर और मीडियम एक्सेस लेयर के बीच में है। लेकिन सिक्योरिटी लेयर जो है ये एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर नहीं आता है, ठीक है, ये उसकी फीचर्स है, ठीक है, सिक्योरिटी लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर जो है हमारा, वो हमारा एप्लीकेशन इंटरफेस लेयर और मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर जो दो लेयर है, इन दो लेयर को कनेक्ट करता है। ये दोनों लेयर के बीच में एक इंटरफेस के रूप में काम करता है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है इन दोनों के बीच का मेश नेटवर्किंग को स्टैब्लिश करने में। वहीं पे जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है, जो कि हमारा अपर मोस्ट लेयर है, हमारा एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन लेयर है। तो ये एप्लीकेशन लेयर क्या करता है कि ये सब लेयर्स कंटेंट करता है और एक्चुअली ये क्या होता है, ये डिफाइन किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि ये किस एप्लीकेशंस के लिए बन रहा है। जैसे मैंने बताया था कि ये जिग्बी जो होता है ये स्पेसिफिकली डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैन्युफैक्चरर ये डिफाइन करता है कि ये किस एप्लीकेशंस के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। जिग्बी स्पेसिफाइज 3 डिफरेंट डिवाइसेस टाइप्स। जिग्बी में 3 तरह के डिवाइसेज होते हैं। इनके मतलब जो टोपोलॉजीज हम लोगों ने बात किया था, तो उसमें 3 तरह के डिवाइसेज होते हैं। एक तो कोऑर्डिनेटर डिवाइसेज होती है, एक हमारा रोटर डिवाइसेज होता है जो कि फुल फंक्शनल डिवाइसेज भी कहते हैं, और एक हमारा होता है राउटर, और एक हमारा होता है इन डिवाइसेज, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर डिवाइसेज कौन से हैं, जो मेन डिवाइसेज होते हैं हमारे, जो टोपोलॉजी में मेन डिवाइसेज होते हैं जिससे और अदर डिवाइसेज कनेक्ट होते हैं, या अदर जो डिवाइसेज जो कनेक्टेड डिवाइसेज है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने नेटवर्क के लिए, उस सिंगल डिवाइस के लिए, एक सिंगल डिवाइस जो कि अदर डिवाइसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेटवर्क के लिए, तो वो जो है एक पर्सन जो कि पूरे को कोऑर्डिनेट करता है वो हमारा जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पॉइंट है कि इट इज एग्जैक्टली वन जिग्बी कोऑर्डिनेटर डिवाइसेज। जिग्बी नेटवर्क के पास सिर्फ एक जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है और ये एबल होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए नेटवर्क के बारे में, ठीक है। ये नेटवर्क को कंट्रोल करता है और ये स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल नोड होता है, ठीक है। और ये ट्री टोपोलॉजी में बात करें तो रूट होता है, जैसे मैंने बात किया ना, जो मेन डिवाइसेज हैं और उस एक डिवाइस से 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है और वो दोनों डिवाइसेस से ईच डिवाइस से 2 अदर डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इस तरह से ट्री टोपोलॉजी बनती है। तो इस ट्री टोपोलॉजी जहां से स्टार्ट होती है, जो मेन डिवाइसेस है, जो हमारा बेस डिवाइसेस है, रूट डिवाइसेस है, वो हमारा जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है। तो ये एक सेंट्रल पॉइंट के रूप में काम करता है कोऑर्डिनेटर जो हमारा होता है। तो जिग्बी में एक ही जिग्बी कोऑर्डिनेटर होता है और ये नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और नेटवर्क को कंट्रोल करता है। स्टार टोपोलॉजी में ये सेंट्रल नोड होता है और ट्री टोपोलॉजी में ये रूट में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने
तीन डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस देखा, कोऑर्डिनेटर देखा, और कोऑर्डिनेटर के बाद हमारे पास राउटर डिवाइसेस है जिसको हम लोग फुल फंक्शनल डिवाइसेस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये दो डिवाइसेस के बीच एक इंटरमीडिएटरी राउटर का काम करता है, मतलब डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये ज्यादा मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है, इसका कॉस्ट भी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी ज्यादा नहीं है, और ये हर तरह की टोपोलॉजी पे ऑपरेट किया जा सकता है। और ये कभी कभी ये कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है, जो हमारा राउटर है वो हमारा कोऑर्डिनेटर के रूप में भी काम करता है। ये नेटवर्क सिग्नल्स को क्या करता है, रिपीट करता है। So router is nothing. It just transmits the data from one devices from the other devices. It can also act as a coordinators, and it operates on the all type of the technology, either it is the star, or it is burst technology, burst topology, or it is mesh topology, any kind of the topology. Its manufacturing cost is lesser, and it consumes the less memory. That's what its lesser space. Now the last one, that is the Zigbee in devices. इट इज द चीपर देन द जिग्बी राउटर। ये जिग्बी राउटर जो जिसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम था, ये उससे भी सस्ता होता है और उससे भी कम मेमोरी लेता है। ठीक है, ये लो पावर रिक्वायरमेंट डिवाइसेज होती है, इनके लाइफ टाइम काफी ज्यादा होता है, और ये कम्युनिकेट करते हैं अदर जिग्बी डिवाइसेज से हमारे। ठीक है, देखिए जैसे हमारा ये यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है, तो डिस्कस करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। फिर से मैं आपको रिकैप करा देता हूं। तो स्टार टोपोलॉजी में देखिए, ये जो बीच में आप डिवाइस देख रहे हैं, ये बीच वाला जो डिवाइस है ये हमारा जिग्बी कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, जिग्बी कोऑर्डिनेटर है, जो कि ये अदर जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये जो इन डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, इसके नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है या कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेटर क्या कर रहा है, ये इन डिवाइसेस के नेटवर्क को कंट्रोल या कोऑर्डिनेट कर रहा है, या इनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। और ये जो यहाँ पे लगे हुए डिवाइसेस, इसको इन डिवाइसेस बोलते हैं, और ये काफी लेस स्पेस और लेस कॉस्ट होता है इनका, और ये लॉन्गर इनका लाइफ होता है। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी का फिगर हो गया आपका। इधर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी हो गया, मेश टेक्नोलॉजी हो गया आपका। किस तरह से, जैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कनेक्टेड है, फिर उस डिवाइस से तीसरा डिवाइस कनेक्टेड है, और वो तीसरा डिवाइस फिर पहले डिवाइस से कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क स्टैब्लिश किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बीच, जिसके हम लोग पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं या मेश टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिखा देता हूं मैं, ये क्लस्टर नेटवर्क है। ये क्लस्टर नेटवर्क आपको देखने को मिलता है, या आपको ट्री टोपोलॉजी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिग्बी की एडवांटेज की बात करें तो जिग्बी किस लिए बना था, ये आपको पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि मार्केट को डिमांड थी एक लो कॉस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की, तो जिग्बी उसके लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव था। और फिर ये लो पावर कंज्यूमिंग डिवाइसेज है, लॉन्गर बैटरी लाइफ है, और ये लार्ज नंबर ऑफ नोड्स को सपोर्ट करता है। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट है। ठीक है, मोर रिलायबल है एंड सेल्फ हीलिंग है। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ जिग्बी, जिग्बी का डिसएडवांटेज क्या है, क्या हम लोगों ने देखा था, इसका जो डाटा बिट रेट होता है ये काफी कम होता है, मैक्सिमम 250 डाटा बिट रेट हो सकता है, यानी कि जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो काफी लो है। सिक्योर्ड नहीं है, ये वाईफाई की तरह, जितनी वाईफाई सिक्योर्ड नेटवर्क है उतनी सिक्योर्ड नहीं है। इसको एडिशनल डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि कॉस्ट इंक्रीज कर जाता है। और जो एप्लीकेशन रनिंग जिग्बी है वो अदर नेटवर्क जो सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एक जिग्बी सपोर्टेड डिवाइस को वाईफाई सपोर्टेड डिवाइस से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये इसकी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस हम लोगों ने देख लिया, तो ये टोटल्स जो हमारा जिग्बी के बारे में हुआ। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 कम्युनिकेशन मोड को देखा। पहला हम लोगों ने देखा MQTT को, सेकंड हम लोगों ने देखा वाईफाई को, थर्ड हम लोगों ने देखा जिग्बी को, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लोरा वैन को। लोरा वैन क्या होता है? जस्ट टेक अ 1 minute ब्रेक एंड लेट्स कम विद द न्यू टॉपिक। तो लोरा वैन, ओके, लेट्स स्टार्ट लोरा वैन।
इसमें हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। लोरा दैट स्टैंड फॉर लॉन्ग रेंज। वैन वैन नेटवर्क हमने पढ़ा है, वाइड एरिया नेटवर्क। मैंने चारों नेटवर्क के बारे में आपको बता दिया है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। चारों तरह के नेटवर्क के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो आपके माइंड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वैन क्या है, लैन क्या है, मैन क्या है, पैन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लोरा वैन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज अ लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क मॉड्यूलेशन टेक्निक। ये क्या करता है? ये एक लो पावर कंज्यूम करता है, ठीक है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसको हम लोग लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका कि इसको हम लोग लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लो पावर कंज्यूमिंग करता है। LoRa belongs to a group of the technologies that delivers low power wide area network. Okay, ये पॉइंट हम लोगों ने जान लिया है। And LPWAN is a network, that is a LoRaWAN is a network that provides the long range, low byte rate, wireless communication with the extremely low power consumption at exceptionally low cost. ठीक है, तो LoRaWAN जो हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जो कि हमें लॉन्ग रेंज की सर्विस प्रोवाइड करती है, लो बाइट रेट वायरलेस कम्युनिकेशन है, और काफी कम बैटरी कंजप्शन, पावर कंजप्शन करता है, और काफी कम कॉस्ट है इसका। ठीक है, तो if someone asks you what is the LoRaWAN, it is just a network that provides a long reach wide area wireless communications with the low byte rate facility, with the low power consumption and the exceptionally low cost facility. That's the demonstrating about the LoRa. What's the LoRa? LoRa defines the modulation techniques used to encode data onto a carrier signals to achieve the desired communications characteristics. तो LoRa डिफाइन करता है डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को जो कि डाटा को इनकोड करता है। ठीक है, जो भी कैरियर सिग्नल आ रहा है, मतलब किसी भी डिवाइस से जो सिग्नल आ रहा है उस डाटा को क्या करेगा, वो इनकोड करेगा। ठीक है, वो इनकोड करता है, और जो भी डिजायर्ड हमें जिस तरह के भी कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक की आवश्यकता होती है वो प्रोवाइड करता है। इसमें भी तीन तरह के लेयर्स हैं हमारे पास, तीन तरह के स्टैक है। मतलब स्टैक मतलब क्या होता है? एक तरह के अलमीरा हुआ, मतलब तीन तरह के, एक अलमीरा में तीन तरह के खाने एप्लीकेशंस है, LoRaWAN और LoRa है, LPWAN, तीन तरह के। तो जिसमें LoRa क्या डिस्क्राइब करता है? तो LoRa describes the modulation techniques used by the LoRa to modulate the data onto a wireless carrier wave. ठीक है, this methodology functions primarily on the physical layer and is proprietary technology developed by Cyclio, a company in the Grenoble, France, which is later acquired by the subject। समझते बात हो? ठीक है, LoRa क्या करता है? LoRa हमारा जो एक लेयर है LPWAN में, LoRa एक्चुअली एक लेयर है, LPWAN नेटवर्क है और उसमें एक लेयर है LoRa। LoRa डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से हमारा डाटा मॉड्यूलेट होगा। एक वायरलेस कैरियर वेव के रूप में वो डाटा को मॉड्यूलेट करता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने क्या देखा था जिग्बी में देखा था कि ब्लूटूथ हम लोगों ने क्या देखा था कि रेडियो सिग्नल के रूप में निकलता है, रेडियो सिग्नल निकलता है, एक डिवाइस रेडियो सिग्नल निकालता है और दूसरा डिवाइस रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। LoRa में क्या होता है कि जो डाटा है उसको वो LoRa मॉड्यूलेट करता है और उसको एक वायरलेस कैरियर वेव के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और ये मेथड जो होता है ये प्राइमरी फिजिकल लेयर के द्वारा किया जाता है। वहां पे क्या था? ब्लूटूथ में हमारा क्या था? फिजिकल लेयर ही था जो कि हमारा रेडियो सिग्नल्स को रिसीव करता था और उसको डाटा पैकेट में कन्वर्ट करता था। सेम थिंग LoRa यहाँ पे क्या करता है? LoRa का फिजिकल लेयर जो है वो यहाँ पे काम करता है, डाटा को मॉड्यूलेट करता है वायरलेस कैरियर वेव के रूप में। ये डेवलप किया गया था साइक्लियो कंपनी के द्वारा, जो कि एक ग्रेनोबल फ्रांस में सिचुएटेड है, जिसको बाद में सेमटेक कंपनी के द्वारा एक्वायर्ड कर दिया गया, मतलब अपना लिया गया। ठीक है, उसके बाद LoRaWAN के बारे में बात करें
तो LoRaWAN this composes the upper layer protocol stack that the leverages the LoRa modulation technique. तो LoRaWAN क्या है? एक अपर लेयर LoRa से अपर लेयर स्टैक है जो कि LoRa मॉड्यूलेशन टेक्निक के साथ में होता है। मतलब LoRa मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या होता था कि हमारा जो डाटा था उसको मॉड्यूलेट करके हम लोग एक कैरियर वेव में कन्वर्ट करते थे, वायरलेस कैरियर वेव में कन्वर्ट करते थे। तो वो टेक्निक के साथ मिलाकर जो हमारा नेटवर्क क्रिएट होता है उसको हम लोग LoRaWAN कहते हैं। ठीक है, मतलब लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है। तो इट इज एन ओपन आर्किटेक्चर प्रोटोकॉल स्टैक दैट मैनेजेस द कम्युनिकेशन बिटवीन द LoRa गेटवेज एंड एंड नोड डिवाइसेस। इट इज मेंटेन्ड एंड डेवलप्ड बाय द LoRa एलियंस। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये LoRa एलियंस के द्वारा डेवलप किया गया है LoRa हमारा। और ये क्या करता है कि LoRa गेटवेज और नोड्स डिवाइसेस के बीच के कम्युनिकेशंस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे एप्लीकेशन सर्वर जो कि डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किस तरह के डाटा हमें चाहिए, किस डाटा को मैनिपुलेट करना है, किस तरह के डाटा को कलेक्ट करना है। तो वो एप्लीकेशन सर्वर जो कि हमारा मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कि किस तरह के एप्लीकेशंस के लिए हम लोग इसको डिजाइन कर रहे हैं, वो हमारा एप्लीकेशन सर्वर संभालता है। ठीक है, अब बात करते हैं एडवांटेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ LoRa की। तो एडवांटेजेस में पहली चीज के नाम से आपको पता चल रहा है कि लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉन्ग रेंज कितना? इसको अप टू 10 माइल्स के लिए रूरल एरियाज में इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्बन एरियाज में अप टू 3 माइल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हाउ डीप विद इन द बिल्डिंग डिवाइसेस में बी प्लेस्ड। ठीक है, तो अगर रूरल एरिया में बात करें तो 10 माइल्स मतलब 10 माइल्स के डिस्टेंस तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अर्बन एरिया में 3 माइल्स तक के डिस्टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं भी याद रहता है, नथिंग टू बी वरीड, बस आप ये याद रखिए कि ये लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर ऑफ द डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू द LoRa गेटवेज, मतलब बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किए जा सकते हैं LoRa में। ठीक है, इसका पावर कंजप्शन काफी लो होता है, इसलिए लॉन्गर बैटरी लाइफ होता है और लेस मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है और इसका कॉस्ट काफी कम होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं लिमिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या है। तो इट हैज सम इनिशियल टीथिंग प्रॉब्लम व्हिच लिमिटेड स्केलेबिलिटी एंड कॉज द इंटरफेरेंस बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग विद द प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। इसका मतलब क्या है? जैसे जिग्बी में समस्या का प्रॉब्लम था कि जिग्बी वैसे ही प्रोटोकॉल के साथ कनेक्ट हो सकती थी, कम्युनिकेट कर सकती थी जो कि जिग्बी सपोर्ट करती थी। अगर एक जिग्बी नेटवर्क डिवाइसेज है और एक ब्लूटूथ प्रोटोकॉल डिवाइसेज है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेपरेट डिवाइसेज है, तो वो दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। तो सेम इशू LoRa में भी आती है। ये डिफरेंट LoRa नेटवर्क जब हम लोग इंटरफेस करते हैं तो वहां पे हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, second problem, it will face the stiff competition from the cellular based LPWAN technology such as those things rolled out with the 50 gigahertz। ठीक है, तो LoRa जो है LoRaWAN जिसकी बात कर रहे हैं, तो इसका काफी कंपटीशन था LPWAN से। ठीक है, और वो कंपटीशन काफी हाई था क्योंकि वो जो LPWAN सर्विसेज प्रोवाइड करते थे वो 50 गीगाहर्ट्ज की स्पीड्स पे प्रोवाइड करते थे। तो ये इसके लिए काफी एक समस्या होता था। इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो इसको भी IoT में एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट सिटीज में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भाई लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अर्बन एरिया में 3 माइल्स के लिए, तो स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स या व्हीकल्स ऑटोमेशंस या स्मार्ट डिजिटल एग्रीकल्चर्स, इन सब फील्ड में ये इसका एप्लीकेशन एरियाज है हमारा लॉन्ग रेंज वायरलेस एरिया नेटवर्क का। ठीक है, LoRaWAN हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अभी तक हम लोगों ने 4 कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल देखा, मोड ऑफ कम्युनिकेशन देखा, जिसमें पहला हम लोगों ने MQ2 देखा, सेकंड हम लोगों ने ब्लूटूथ देखा, थर्ड हम लोगों ने जिग्बी देखा, फोर्थ वन हम लोगों ने LoRaWAN देखा। तो LoRaWAN में आपको ज्यादा डीप में नहीं जानना है। LoRaWAN में आपको ये जानना है कि LoRaWAN का मतलब क्या है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके लिमिटेशंस क्या है। ठीक है, ये एक्चुअली किस तरह का नेटवर्क है और LoRa का काम क्या है। LoRa का देखिए, LoRa और LoRaWAN ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। LoRa
क्या करती है? लोरा एक उसमें पार्ट है, एक लेयर है जो कि डाटा को इनकोड करती है। दैट मीन्स क्या करती है? ये डाटा को मॉड्यूलेट करके एक वायरलेस कैरियर वेब के रूप में कन्वर्ट करती है, जैसे कि जिगबी सॉरी ब्लूटूथ में रेडियो सिग्नल्स में और कन्वर्ट करते थे। ठीक है, तो ये रेडियो सिग्नल्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते थे ब्लूटूथ में, उसी तरह से यहाँ पे वायरलेस कैरियर वेव का इस्तेमाल करते हैं लोरा में। तो लोरा मेनली डिस्क्राइब्स द मॉड्यूलेशन टेक्निक्स दैट इज यूज्ड बाय द लोरा टू मॉड्यूलेट द डाटा ऑनटू अ वायरलेस कैरियर वेव्स। ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लीजिएगा, इसके एप्लीकेशंस एरियाज देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि ये आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, वाईफाई, जिससे आप काफी सिमिलर होंगे इस नाम से। ठीक है, वाईफाई स्टैंड फॉर वायरलेस फिडेलिटी। जस्ट टेक 1 minute break and take we will let's start about this. वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ये एक तरह का वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने पढ़ा सभी उसमें वायरलेस थे, ये भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ये स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी को अपनाता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, each access point can connect to maximum of 250 devices and the most commercially available solution support up to the 50 devices. हर एक एक्सेस पॉइंट 250 डिवाइस या 250 डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसका कमर्शियली तौर पे हम लोग 50 डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक इसका एक फीचर बोल सकते हैं, एडवांटेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2.4 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे ऑपरेट करते हैं, और आज के टाइम की बात करें, एडवांस टाइम बात करें, इसको हम लोग 5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड तक ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये 150 to 200 Mbps की स्पीड प्रोवाइड करता है इन द होम और द ऑफिस इन्वायरमेंट, टिपिकली एट अ रेंज ऑफ द 50 मीटर्स। इसकी मैंने रेंज, इसका रेंज कितना होगा? 50 मीटर रेंज, और 150 से 200 Mbps स्पीड और 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। लेटेस्ट मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी आपको कि 5 गीगाहर्ट्ज तक का इसका मैक्सिमम स्पीड हो सकता है। 500 Mbps टू 1 Gbps की स्पीड इसकी हो सकती है ड्यू टू द लॉन्च ऑफ द 5G नेटवर्क। आप इसका एप्लीकेशन एरियाज बढ़ चुका है, इसका स्पीड बढ़ चुका है, फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इन सब फीचर्स को मैं एक शॉर्ट में लिखा हूं। किस तरह का नेटवर्क है हमारा वाईफाई? एक लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क है। किस तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाता है? तो ट्रेडिशनल रेडियो ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी को अपनाता है। ये कौन से स्टैंडर्ड पे काम करता है? तो IEEE 802.11 स्टैंडर्ड पे काम कर रहा है। ठीक है, स्टैंडर्ड को याद करना आपकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं है। किस तरह का कम्युनिकेशन डायरेक्शन है? बाई डायरेक्शनल है, मतलब कि एक दो डिवाइसेस अगर कनेक्ट करते हैं तो उस दो डिवाइसेस में कोई भी डाटा भेज सकता है और कोई भी डाटा रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसकी स्पीड 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज है। पावर यूजेस मीडियम है, रेंज अप टू 50 मीटर्स है। ठीक है, डाटा रेट का स्पीड हम लोगों ने देखा। टोपोलॉजी स्टार, ट्री और पीयर टू पीयर तीनों टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन मेनली स्टार टोपोलॉजी पे काम करता है। अप टू 250 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, लेकिन कमर्शियली तौर पे 50 डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव है, कन्वीनियंट है, पैसा कम लगता है, काफी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इजी टू यूज है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पावर कंजप्शन ज्यादा है इन द कंपैरिजन ऑफ द जिगबी और ब्लूटूथ एंड लोरा वैन, और इनकंसिस्टेंट है, इनस्टेबल है, लो लेवल सिक्योरिटी है, और लो रेंज है। इसका मतलब सिर्फ 50 मीटर के रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफी लो रेंज है। और एप्लीकेशंस की बात करें तो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया जाता है। हॉटस्पॉट जो कि आपके फोन में ये फीचर दिया रहता है। सिटी वाइड वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैंपस वाइड वाईफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
और HOC नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके एप्लीकेशन एरियाज हैं, वर्किंग किस तरह से काम करता है, तो वर्किंग देख लेते हैं। तो वाईफाई यूजेस IP टू कम्युनिकेट बिटवीन एंड पॉइंट डिवाइसेस एंड द लैन, ठीक है। तो ये जो हमारा वाईफाई है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है डिफरेंट डिफरेंट एंड पॉइंट डिवाइसेस को से कम्युनिकेट करने के लिए। एंड पॉइंट डिवाइसेस क्या होता है, जो कि हमारे कोऑर्डिनेटेड डिवाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। तो सेपरेट डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं वो हमारे एंड पॉइंट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो ये वाईफाई जो है हमारा वो IP का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है इन पॉइंट डिवाइसेस कनेक्ट होने के लिए। A Wi-Fi connection is established using a wireless router that is connected to the network and allows devices to access the internet. तो Wi-Fi कनेक्शन किस तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है, एक वायरलेस राउटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। एक हमारे पास वायरलेस नेटवर्क होता है जो कि हमारा नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और वो राउटर जो होता है वो एक्सेस करता है और अदर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। जैसे हम नॉर्मली जो वाईफाई मॉड्यूल होता है जो हम लोग घर में लगवाते हैं वाईफाई डिवाइसेस, वो क्या करता है, वो कनेक्टेड होता है नेटवर्क से, ठीक, वो उसको नेटवर्क मिलता है, ठीक है। वो नेटवर्क वो जो हमारे पास डिवाइस होता है, ब्लूटूथ डिवाइस होता है, सॉरी वाईफाई डिवाइस होता है और राउटर होता है, उस राउटर से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वर्किंग ऑफ वाईफाई। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड चैप्टर एंड होता है, समाप्त होता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्टिंग से हम लोगों ने पढ़ा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के फीचर्स क्या, उसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें 5 तरह के मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़े, MQTT, ब्लूटूथ, जिगबी, लोरावैन एंड वाईफाई, 5 तरह के मोड पढ़े। जिसमें MQTT में हम लोगों ने पब्लिशर, सब्सक्राइबर्स, क्लाइंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा, टॉपिक के बारे में पढ़ा, स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं MQTT में वो हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्किंग कैसे काम करता है, ये एडवांटेजेस क्या है। फिर हम लोगों ने ब्लूटूथ के बारे में जाना, इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के बारे में जाना कि ये कैसे पैन एरिया नेटवर्क है, और ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के बारे में भी जाना जिसको एरिया वाइज पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि इसके आर्किटेक्चरल लेयर के बारे में भी हम लोगों ने कुछ थोड़ा बड़ा इसके बारे में एक्सप्लोर किया। ब्लूटूथ लो एनर्जी के बारे में जाना, जो कि एक ब्लूटूथ का ही वर्जन है, वर्जन 4.2 को ही हम लोग ब्लूटूथ एनर्जी, जिसमें सिर्फ एप्लीकेशन एरिया इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने उसके एप्लीकेशंस को देखा, और जिगबी उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर जिगबी के बारे में हम लोगों ने जाना कि जिगबी एक लो कॉस्ट सॉल्यूशन था, एक लो और कंज्यूमिंग सॉल्यूशन था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि उसका एप्लीकेशन एरियाज क्या था, क्योंकि लो कॉस्ट था तो होम ऑटोमेशंस, गवर्नमेंटल सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सिस्टम में इसका इस्तेमाल किया जाता था। फिर हम लोगों ने टोपोलॉजीज के बारे में भी जाना कि किस तरह के टोपोलॉजीज होते हैं और ये टोपोलॉजीज क्या होता है। फिर जिगबी के भी हम लोगों ने आर्किटेक्चर लेयर को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेटर्स, नोड, राउटर और इन डिवाइसेस के बारे में जाना, जो कि एक टोपोलॉजीज में होता है। फिर हम लोगों ने उसके एप्लीकेशन एरियाज को देखा। फिर हम लोगों ने लोरा वैन की बात की, जो कि मेनली डिस्कवर हुआ था लॉन्ग रेंज के लिए, ठीक है, जिसमें लोरा एक अलग पार्ट होता है और लोरा वैन एक अलग पार्ट होता है। लोरा वैन अलग चीज है और लोरा अलग चीज है। लोरा स्पेशली उसमें एक लेयर है जो कि क्या करता है, डाटा को इनकोड करता है, और ये हमारा वायरलेस कैरियर वेव देता है, मॉड्यूलेट करके डाटा देता है, ठीक है। फिर उसके हम लोगों ने एडवांटेज और कैपेबिलिटीज को देखा, उसके लिमिटेशंस को देखा और एप्लीकेशन एरियाज का देखा। फिर हम लोगों ने वाईफाई के बारे में जाना कि वाईफाई क्या होता है, किस तरह के टोपोलॉजीज पे काम करता है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और कितना इसका स्पीड होता है, और अप टू कितने डिवाइसेस से कनेक्ट किए जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, और फिर हम लोगों ने एप्लीकेशन एरियाज देखा, और फिर हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग वायरलेस राउटर की मदद से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सब्जेक्ट, सॉरी चैप्टर। तो यहाँ पे ये आपका चैप्टर एंड करता है। ये जहां तक आपके सिलेबस में मेंशन था, जो जो टॉपिक्स मेंशन थे, A to Z टॉपिक्स कवर्ड हुए हैं, बल्कि उतने ही नहीं, उससे ज्यादा और उससे बहुत डीप में आपको हर एक टॉपिक मैंने कवर्ड कराया है। अगर आप इतनी चीजों को रिपीट करके देख लेते हैं,
प्लेबैक करके देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इस चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय बाय। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट द third chapter, that is about the sensors and actuators। और उसमें मेनली हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग मल्टीपल एग्जांपल लेंगे सेंसर्स के और सभी सेंसर्स के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन से जानेंगे ताकि हमें थोड़ा सा फील आए कि किस तरह से सेंसर्स नोड एमसीयू से कनेक्टेड होते हैं। वो सब चीजें के बारे में काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे थर्ड चैप्टर में। तो अगर आपको थर्ड चैप्टर के लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, बाय बाय।